और आज उनकी पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होती हुई। सुबह से एनडीए के 3 बड़े नेताओं से सम्राट चौधरी अब तक मिल चुके हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई, फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के यहां जाकर उन्होंने मुलाकात की है और फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास भी पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और ये वो तस्वीरें मुलाकात की जहां पर एक के बाद एक एनडीए नेताओं से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करते हुए बिहार के युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी उनकी मुलाकात हुई है। और ये 3 तस्वीरें मुलाकात की जहां पर शनिवार को पटना में नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है। जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर सम्राट चौधरी ने उनसे मुलाकात की, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनकी मुलाकात होती है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की ये तस्वीरें जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। आपको बताते चलें कि निर्मला सीतारमण और 4:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात उनकी होनी है। 4 मई के बाद इसी हफ्ते बिहार में कैबिनेट का विस्तार संभावित है और ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये दिल्ली दौरा उसी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि सम्राट चौधरी संभावित मंत्रियों की लिस्ट पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर के लिए इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अमितेश, और अमितेश से हम जुड़ने की कोशिश करें, उस बीच इन तस्वीरों को देखिए। बड़ा एक सवाल यही कि चूंकि 4 मई जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने होंगे और उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में आपको होता हुआ नजर आएगा। और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह मानकर चला जा रहा है कि संभावित जो मंत्रियों की लिस्ट है उस लिस्ट पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर के लिए इस वक्त उनकी मौजूदगी दिल्ली में है। सम्राट चौधरी की आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होने वाली है जिसमें कैबिनेट के संभावित चेहरों पर बातचीत की जा सकती है। तो ये वो तस्वीर है और मुलाकात से बिहार की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार में संभावित नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं तेज नजर आती हैं। और संभावित लिस्ट कौन कौन से बीजेपी की तरफ से मंत्रियों की, तो दिलीप जायसवाल, एक एक करके उन नामों को भी आप देख पा रहे होंगे जिसमें वरीयता का भी ध्यान रखा गया है, युवा चेहरे भी होंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टी में महिलाओं की भागीदारी भी होगी और वो तमाम नाम हम आपको पहले से ही दिखा रहे हैं। जिसमें नित्यानंद राय से मुलाकात की ये तस्वीर देखिए जहां पर बड़े आत्मीय माहौल में ये मुलाकात होती हुई नजर आई। उनके आवास पर पहुंचकर सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है और चर्चा काफी देर तक इनके बीच हुई और ये सभी मानकर चल रहे हैं कि संभावित जो मंत्रियों की सूची है उस सूची को अंतिम मोहर लगाने के लिए इस वक्त दिल्ली में मौजूदगी है बिहार के मुख्यमंत्री की। अमितेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अमितेश, सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दिल्ली के इस दौरे को किस किस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो दिल्ली दौरा है निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है और इस दिल्ली दौरा में निश्चित रूप से कई नेताओं से मुलाकात हुई है। उनकी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री से मिले हैं, जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई है। तो लगातार मुलाकात का दौर चल रहा है और अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है दिल्ली दौरे में। और महत्वपूर्ण जो मुलाकात होगी वो अमित शाह के साथ, जो कि गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके साथ मुलाकात होगी और वो मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। निश्चित रूप से केवल उसकी सरकार मुलाकात नहीं होगी बल्कि बिहार में सरकार की रूपरेखा क्या होगी, कैसे सरकार चलेगी, किस तरह से सबको साथ लेकर के चलने की कवायद होगी, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी। जी बिल्कुल अमितेश, चूंकि शाम में सम्राट चौधरी की मुलाकात होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो क्या वक्त सामने आ रहा है कि किस वक्त ये मुलाकात हो सकती है? शाम 4 बजे के बाद ये मुलाकात होगी और गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में ही मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से काफी अहम मुलाकात होगी, काफी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी। शाम 4 बजे के बाद ये मुलाकात संभव है गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। निश्चित रूप से काफी अहम मुलाकात ये होगी और इस मुलाकात में सरकार की रूपरेखा और सरकार को लेकर के भी निश्चित रूप क्या होगी, किस तरह से बिहार में सरकार का स्वरूप होगा और किस तरह से मंत्रिमंडल जो होगा उसका स्वरूप क्या होगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल बना था नीतीश मंत्रिमंडल नवंबर में उसमें बीजेपी कोटे से 14 मंत्री थे, तो इस बार 16 होंगे मंत्री। तो निश्चित रूप से उसमें
कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे, किसको बाहर किया जाएगा या नए लोगों को कुछ शामिल किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। क्या इस बार के इस मंत्रिमंडल के विस्तार में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नजर आती है? हालांकि चूंकि 2 मंत्री पद बड़े हैं तो उसमें 2 लोगों के जुड़ने की संभावना तो साफ दिखती है, लेकिन क्या पहले से जो नाम चले आ रहे हैं जिन्होंने अब तक दायित्व निभाया उसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है क्या? देखिए, बहुत बड़े फेरबदल की गुंजाइश तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि पिछली बार 14 मंत्री बने थे, इस बार 16 बनेंगे बीजेपी कोटे से, तो 2 नए मंत्री होंगे और नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो उनकी सीट पर उनके बदले जो मंत्री बनेंगे, यानी 3 नए मंत्री बनेंगे और पुराने जो बाकी मंत्री रहे हैं उन मंत्रियों में से 1 या 2 का, या हो सकता है 2-3 और मंत्री का विभाग बदला जा सकता है या नए मंत्री इंक्लूड किए जा सकते हैं। इसको लेकर के मंथन जरूर चल रहा है, जिस पर अंतिम मुहर लगेगी जब अमित शाह के साथ बैठक होगी तो। लेकिन बहुत बड़ा कोई फेरबदल होगा इसकी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आ रही है। लेकिन आज की जो बैठक होगी उसमें इस बात पर चर्चा जरूर होगी कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसे होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी जब कमान संभाले हैं तब से एक तो कानून व्यवस्था के ऊपर उनका पूरा जोर है। लगातार इनकाउंटर जिस तरह से सीवान में देखने को मिला, भागलपुर में देखने को मिला, अपराधियों के खिलाफ एक कार्रवाई जो है खुली छूट दी गई है पुलिस को, तो कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था पर जोर है और दूसरी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर उनका पूरा जोर है। जो 11 टाउनशिप बनाने की बात उनकी तरफ से कही गई है उसको लेकर के किस तरह से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की जो बात कही जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार किस तरह से बेहतर तरीके से काम करे, बिहार में सरकार में बदलाव दिखे, इसको लेकर के निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का स्वरूप जो बनेगा तमाम मुद्दों को ध्यान में अमितेश चूंकि उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं और उधर चिराग पासवान हैं, सहयोगी दल हैं और संभवतः इन लोगों के बीच जो मंत्री पद जाएगा वो बीजेपी की तरफ से ही जाने वाला है, तो इसमें ये कोशिश हो सकती है कि विभाग इनके पास जो पहले रहे थे वो संभवतः कुछ बदल जाए। देखिए, विभाग में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन खासतौर से जहां तक चिराग पासवान और बाकी सहयोगी दल जीतन राम मांझी की पार्टी है या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इनके विभागों में बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक व्यक्ति बनेगा जीतन राम मांझी की पार्टी से और इस बात की पूरी उम्मीद है कि उनके बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जो कि किसी सदन के अभी सदस्य नहीं है लेकिन पिछली बार भी मंत्री बने थे, पूरी इस बात की संभावना है कि दीपक प्रकाश एक बार फिर से मंत्रिमंडल में उनको जगह मिले। इसके अलावा 2 जो मंत्री पद होगा चिराग पासवान की पार्टी को होगा, यानी जो पहले का फॉर्मूला रहा सहयोगी दलों के लिए 4 जो सीटें थी लगभग वही रहेंगी, उसमें बहुत बदलाव की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बीजेपी की जो अपने कोटे की जो सीटें हैं उसमें बदलाव की गुंजाइश नज़र आ रही है, क्योंकि विभागों में फेरबदल हो सकता है और खासतौर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो कि सम्राट चौधरी के साथ ही पिछले मंत्रिमंडल में। अमितेश, संक्षेप में बस एक संक्षेप में जवाब की 2 चूंकि मंत्री पद बढ़ रहे हैं तो वो 2 नाम कौन से हो सकते हैं, इससे लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, कुछ नए मंत्री आ सकते हैं और इसको लेकर के मंथन जरूर चल रहा है। बहुत सारे मंत्री हैं लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं, लेकिन जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण और तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा, उसको लेकर के चर्चा चल रही है। बिल्कुल, और इंतजार करना होगा कि 14 से 16 जब मंत्री पद आ रहे हैं बीजेपी के पास, तो इसमें ये 2 पद इस पर ये कौन से नाम सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी दिल्ली में है। तमाम बड़े चेहरों से उनकी मुलाकात सुबह से ही लगातार होती हुई भी और आज शाम में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होने वाली है, सीतारमण से उनकी मुलाकात होने वाली है। पुलिस के एक्शन से अपराधियों में टेंशन, बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से कांप रहे अपराधी, गोलियों का हिसाब अब गोली से ही जवाब। ठोकोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का पिंडदान हमारा सरकार करते रहे। अपराधियों का शुरू हो गया पिंडदान। बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं है। जी हां, बिहार में अपराधी अब सावधान हो जाएं।
अगर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोलियों से ही उनका हिसाब करने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कड़े तेवर के बाद पुलिस अब किसी भी सूरत में अपराधियों को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि पिछले 5 दिन में पुलिस ने 3 एनकाउंटर किए हैं और इनमें 2 अपराधियों को यमलोक भी पहुंचा दिया गया, जबकि तीसरे अपराधी को लंगड़ा कर अस्पताल में पहुंचाया गया है। और पुलिस का आगे भी यही तेवर बरकरार रहने वाला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनकाउंटर के इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो बता रही हैं कि अपराध को लेकर अब प्रशासन बेहद सख्त हो चुका है, क्योंकि अब सरकार ने आदेश दे दिया है खुली छूट का। तो ये वो तस्वीर है। 30 अप्रैल को एनकाउंटर में छोटू यादव को घायल किया गया था। सिवान में 3 दिन में दूसरा ये एनकाउंटर, अपराधी सुनील यादव की गिरफ्तारी होती है। और सिवान में जब हम बात कर रहे हैं तो 3 दिनों के भीतर 2 एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। अब जरा इसे समझिए, पुलिस ने अपराधियों को घुटने पर ला दिया है। यह संदेश भी दे दिया गया कि गोली चलाने वाले अपराधियों का जवाब किस रूप में मिलेगा, इलाज इसी तरीके से किया जाएगा, गोली का जवाब गोली होगा। 30 अप्रैल को पहले अपराधी छोटू यादव को गोली मारकर लंगड़ा किया गया। आज गोलियों के जवाब में पुलिस ने सोनू यादव को ढेर कर दिया, जिसके बाद अपराधी थर थर कांप रहे हैं। 29 अप्रैल की देर शाम गाड़ी सटने के एक मामूली से विवाद में अपराधियों ने बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और भांजे हर्ष को गोली मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान हर्ष की मौत हो जाती है, जबकि चंदन सिंह अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने इस घटना के 12 घंटे के भीतर ही अपराधियों को जवाब दिया। छोटू यादव का हाफ एनकाउंटर किया गया, जबकि आज बड़हरिया में सुबह का सूरज निकलने से पहले ही पुलिस ने सोनू यादव की जिंदगी के सूरज को अस्त कर दिया। और अब आपको 29 अप्रैल को फायरिंग की घटना से लेकर पुलिस की जवाबी कार्रवाई तक की 3 तस्वीरें एक साथ हम दिखाने जा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को आप देखकर समझ जाएंगे। 3 दिन में दूसरा एनकाउंटर, अपराधी सोनू यादव को ढेर आप देख रहे होंगे। 30 अप्रैल की तारीख और उस दौरान की तस्वीरें जब अपराधी छोटू यादव का हाफ एनकाउंटर किया जाता है। 29 अप्रैल को जब इन अपराधियों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देने की गलती कर दी और उसके बाद अब एक्शन शुरू है। और अब देखिए पिछले 5 दिन में कैसे पुलिस ने अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इसीलिए आप ये समझिए कि कैसे एक बड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। गोलियों का हिसाब गोली से। 28 अप्रैल भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार की हत्या की जाती है और उसका जवाब भी दिया जाता है। 29 अप्रैल को 24 घंटे के भीतर आरोपी रामधनी यादव ढेर हो जाता है। चंदन सिंह और हर्ष पर फायरिंग की जाती है 29 अप्रैल को, जिला सीवान हुए, लेकिन इसके बाद ठीक 12 घंटे के भीतर ही इन अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और छोटू यादव को लंगड़ा कर दिया गया। हाफ एनकाउंटर उसका किया जाता है। 3 दिन के भीतर दूसरा बड़ा एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया, क्योंकि सरकार ने मैसेज साफ दे दिया है कि कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो बचेगा नहीं। हर्ष हत्याकांड का आरोपी सोनू यादव जो है इस वक्त ढेर किया गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप या तो अपराध छोड़ दीजिए या फिर बिहार छोड़ दीजिए। सिवान में सोनू यादव के एनकाउंटर पर एनडीए के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार में कानून के राज से समझौता नहीं होगा, सीधे कह दिया। पुलिस उसी दिशा में काम कर रही है। बिहार से अपराधियों का समूल नाश अब तय है। छिटफुट होती रहती है बिहार में। पहले भी कानून का राज था, अब भी कानून का राज है। और कानून के राज में अगर कोई घटना दुर्घटना करता है, किसी के जान माल लूटने की कोशिश करता है, गोली चलाता है, कानून को हाथ में लेता है, तो कानून को हाथ में लेने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर पहले भी बख्शा नहीं गया है, अब भी बख्शा नहीं जाएगा। उनको हर हालत में कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई अपराधी अगर पुलिस पर गोली चला दे, गोली तान दे, तो उसका तो सोनू यादव का एनकाउंटर हो गया है। अपराधी था, कई अपराध में लिप्त था, और देखिए उस दिन गाड़ी सटा, गोली मार के हत्या कर दिया। तो अब तो माला चढ़ाना ही है ना अपराधी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है
जो अपराधी है उसको माला पहनाना नहीं है, उसको माला चढ़ाना है, तो पुलिस पर गोली चलाएगा। तो सिवान में हुए सोनू यादव के एनकाउंटर पर राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त बेहद तेज है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कानून राज को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, फटाफट और खटाखट से कानून का पालन होगा। वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि वैसे अपराधी जिनके अंदर से कानून का डर खत्म हो गया है, उन्हें कानून का डर दिखाना चाहिए। सिवान का सोनू यादव जो 10 गंभीर आपराधिक मामले, हत्या, डकैती जैसे आर्म्स एक्ट संगीन मामले का आरोपी था, कानून के राज को चुनौती दिया, आतंक का सीवान बनाना चाहता था, संस्थाओं पर कोई हमला करेगा, पुलिस बल पर हमला करेगा, अपराध का जबड़ा जो संक्रमित है वह पुलिस को दिए गए अधिकार फटाफट और खटाखट से कानून का पालन भी होगा। जो अपराधी कानून को धत्ता बताते हैं, कानून से ऊपर अपने आप को समझते हैं और कानून का जिनके अंदर भय खत्म हो गया है, उनको कानून का भय दिखाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से बिहार जंगल राज से एकाएक मंगल राज में आया, हमारी बेटियां साइकिलों से चलने लगी और वो शांति का प्रतीक बन कर के एम्बेसडर बन के निकली और बिहार में एक शांति का माहौल हुआ। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री बने हैं हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी। हम समझते हैं इन्होंने एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी समुदाय जाति का हो, अगर वो अपराध करेगा और इस तरह का हिमाकत करेगा, उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेता मनोज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। मनोज सिंह ने पुलिस की कार्रवाई की खुलकर सराहना करते हुए कहा कि घटना के अगले दिन ही छोटू का हाफ एनकाउंटर और 4 दिन के भीतर ही सोनू यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ये पुलिस का बहुत अच्छा काम है, पुलिस की कार्रवाई न्याय संगत है। देखिए, कार्रवाई जो हुई है न्याय संगत है और हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को और डीजीपी को, हमारे जिला के कप्तान एसपी सिवान और जिला प्रशासन डीआईजी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को उन्होंने काउंटर करने का काम किया जो निर्दोष लोगों की हत्या की थी। राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें हड़ताली सीओ और आरओ को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। सामूहिक अवकाश से लौटने के फैसले के बाद विभाग अब नरम तेवर दिखाता हुआ सभी निलंबित आरओ, सीओ और अन्य पदाधिकारियों का निलंबन खत्म कर दिया गया है। सभी को संबंधित जिलों के डीएम के समक्ष योगदान देने के निर्देश अब दिए गए हैं। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, जो फैसला पहले ही कहा गया था कि इसी रूप में होगा, अब उसे धरातल पर उतारा जाता हुआ। बिल्कुल, देखिए अभी 30 तारीख को जो है 30 अप्रैल को राज्य सरकार के साथ, राजस्व विभाग के साथ जो है सभी सीओ आरओ की बैठक हुई थी और बैठक के बाद सभी मांगों पर लगभग सहमति बन गई थी और बिना शर्त जो है तमाम जो आरओ हैं, सीओ हैं, वो हड़ताल खत्म करने का एक तरह से फैसला लिए थे। जिसके बाद जो 47 निलंबित आरओ और सीओ हैं, इसके साथ साथ अन्य अधिकारी हैं, उन्हें सरकार ने है और सभी का निलंबन जो है एक तरह से खत्म कर दिया है। और निलंबन मुक्त होने के बाद सभी को तत्काल प्रभाव से संबंधित जिले के डीएम के समक्ष जो है योगदान देने का निर्देश दिया गया है। तो कुल मिलाकर हड़ताल पर जो भी हड़ताली राजस्व कर्मचारी अधिकारी थे, उन्हें सरकार ने राहत दी है और अभी तत्काल प्रभाव से सभी जो है ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ इनका निलंबन जो है खत्म कर दिया गया। रजनीश, चूंकि इनकी कई मांगे थी, जिनमें एक तो जिनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हुई थी उनके निलंबन को खत्म किया जाए, तो इस बात को सरकार ने मान लिया और उनके निलंबन को रद्द कर दिया गया। लेकिन इनकी अन्य दूसरी मांगों पर सरकार का क्या फैसला, क्या रुख? देखिए, मुख्य रूप से राजस्व सेवा के जो पदाधिकारी हैं वो चाह रहे थे डीसीएलआर पद पर सीधे प्रोन्नति हो। इसको लेकर जो है अभी फिलहाल आश्वासन मिला है राजस्व विभाग की तरफ से। इससे पहले सीके अनिल हुआ करते थे प्रधान सचिव और उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई थी कि सभी का निलंबन जो है एक तरह से जारी था। लगातार एक के बाद एक निलंबन चल रहा था, लेकिन इस बीच जैसे ही सरकार बदली है और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव का तबादला हुआ है, उसके बाद
सहमति बनी है, वार्ता हुई और हड़ताल खत्म करने के बिल्कुल, बाद और अब उनकी मांगों पर आश्वासन जो है वो दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई जिसमें मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 6 मई को कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है जिस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये बेहद महत्वपूर्ण और अहम बैठक जो है वो 6 मई को कैबिनेट की बुलाई है। शाम 5 बजे ये अहम बैठक होने वाली है जिसमें कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, इसकी संभावना जाहिर की जाती हुई। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, 6 मई की इस बैठक को, कैबिनेट की इस बैठक को किस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि कई प्रस्तावों की चर्चा चल रही है। बिल्कुल, देखिए 6 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सरकार उसमें कई सरकार का निर्णय होता है। अब खास तौर पर जब सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री बने हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार के द्वारा जो पूर्व में जो किए गए काम हैं उन कामों को भी आगे बढ़ाना है। तो ऐसे परिस्थिति में कई जो प्रस्ताव हैं वो इस बार कैबिनेट की बैठक में आएंगे। चर्चा इस बात की भी है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है, तो देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है, लेकिन जो कैबिनेट की बैठक है उसका समय आ चुका है कि कैबिनेट की बैठक 6 तारीख को होगी शाम 5 बजे से मुख्य सचिवालय में। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से। नाबालिग लड़की के शव की बरामदगी की जुड़ी हुई हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया है जिसमें हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका है और अब तक लड़की की पहचान सामने नहीं है कि लड़की कौन है, कहां की रहने वाली है। मृतका की उम्र करीब 16 से 17 वर्ष के बीच की बताई जाती है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में ललित भवन के पीछे एक नाबालिग लड़की के शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। प्राथमिक जांच में आशंका जरूर जाहिर की जा रही है कि लड़की की हत्या करने के बाद शव को यहां लाकर फेंक दिया गया होगा। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद होगा। घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आसपास के लोगों से इस वक्त पूछताछ भी जारी है। मृतका की पहचान के लिए पुलिस इलाके में लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को अब खंगालने में जुटी है। आज 26 को शास्त्री नगर थाना अंतर्गत ललित भवन के पास जो है एक लड़की का जो है वो अज्ञात शव वो शास्त्री नगर थाना को प्राप्त हुआ है। इसमें जो है अभी एफएसएल को बुला लिया गया है, डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया है। सीसीटीवी वगैरह जो है वो देखा जा रहा है। शव की पहचान अभी हुई नहीं है तो शव की पहचान करने का भी प्रयास किया जा रहा है और जो भी विधि सम्मत अगर कार्रवाई है वो किया जा रहा है। कहाँ पे ये सब बरामद हुआ है सर? ये ललित भवन के एक जस्ट बगल में जो है वो एक गली अंदर जाती है तो वहीं पे प्रथम दृष्टिया ये ऐसा प्रतीत होता है कि वो शायद जो है कि किसी अन्य थाना क्षेत्र से जो है क्या कहते हैं, चूँकि जो लड़की है लड़की के बॉडी पे जो है वो इंजरी भी है कुछ, तो ऐसा लगता है कि वो हत्या कर या जो भी करके वो जो है वहाँ पे छिपाने के। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।